अस्सलाम वालेकुम, हाजिर है अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से क्या मुराद बेटा, माहौलियाती कीमिया। ठीक है, तो इसमें क्या बेटा, अपने माहौल में होने वाले केमिकल रिएक्शंस का मुताला करते हैं। ठीक है, तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो कवर करती है बेटा एयर को, सॉइल को और वाटर को। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ एयर यानी अपने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बेटा जो हमारा अर्थ है वो मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इन्हीं गैसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, इसके बाद इसकी डेफिनेशन और इसके अलावा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर और लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नाम से मुराद है कि बेटा हमारे माहौल में होने वाले केमिकल रिएक्शंस और उनके असरात। ठीक है, तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना दैट अकर इन नेचुरल प्लेसेस। ठीक है, तो केमिकल फिनोमेना और बायोकेमिकल फिनोमेना जो हमारे नेचर में हो रहे हैं उनका मुताला करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इट कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ सोर्सेज, रिएक्शन, मूवमेंट एंड इम्पैक्ट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज। ठीक है, तो कोई सा भी केमिकल स्पीशी हो, ठीक है, तो उसके सोर्स, उसके रिएक्शन, उसकी हरकत और उसके असरात का मुताला करते हैं जो कि असर डालते हैं बेटा एयर में, सोइल में और वाटर की इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा हमारे इन्वायरमेंट सोचिए कोई मुज़र जहर गैस है जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो एक गैस है जो हमारे एयर में पाई जाती है। तो अगर तो इसके असरात जो है वो नुकसानदेह हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले बेटा जानेंगे बेटा इस गैस के सोर्स क्या है। ठीक है, इस गैस के रिएक्शंस क्या है। ठीक है, ये गैस जो है वो किस तरीके से आती हैं। ठीक है, और इस गैस के जो है वो असरात क्या है। ठीक है, इसी तरीके सोचें हमारे पास सॉइल है। ठीक है, तो क्या है बेटा, सॉइल में भी कुछ ख़तरनाक चीज़ें आ सकती हैं जैसे कि हैवी मेटल आ सकता है। तो ये एक बेटा लेड है, पी भी जिसका सिंबल है। तो ये क्या बेटा, एक हैवी मेटल है। तो अगर हम क्या बेटा मट्टी में हैवी मेटल डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या बेटा पानी के साथ होते होते सेवरेज की लाइनों में जाएगा और सेवरेज की लाइनों से क्या बेटा वो समुद्र तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये जो लेड जो है वो अगर समुद्र में जाता है तो एक्वेटिक एनिमल्स की क्या बेटा ज़िंदगी को मुतासिर करेगा। तो इस तरीके से क्या बेटा उससे सब मुतासिर होंगे। तो क्या बेटा हमें एनवायरनमेंट को कॉन्टेमिनेट होने से बचाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बेटा क्या बेटा लेड जो है वो इसी तरीके से पानी में चला जाएगा। ठीक है ना, तो हम इसमें क्या जो केमिकल स्पीशी है उसके सोर्स का, केमिकल रिएक्शंस का, मूवमेंट्स का और उसके इम्पैक्ट्स का मुताला करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। ठीक है, और उसके साथ साथ एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑन दिस। ठीक है, कि इंसानों और बायोलॉजिकल एक्टिविटी का क्या असर पड़ रहा है इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो हम भी क्या बेटा अपने एनवायरमेंट को नुकसान भी पहुँचाते हैं और अपने एनवायरमेंट को ठीक भी रख सकते हैं। यानी कि हम किस तरह की एक्टिविटी करेंगे कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो महफूज रहे, या किस किस्म की एक्टिविटी से हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो नुकसान पहुंच रहा है, इसका मुताला करते हैं बेटा हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट दैट इनकम्पासेस एटमॉस्फेरिक, वाटर एंड सोइल केमिस्ट्री। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है इन तमाम टॉपिक्स को डील करती है, एटमॉस्फेरिक, वाटर एंड सोइल केमिस्ट्री। ठीक है, एज वेल एज डिपेंडिंग सिग्निफिकेंटली ऑन एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या बेटा एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। ठीक है, यानी ये एक से ज़ायद शोबों पर मुश्तमिल है, यानी एक से ज़ायद शोबों के साथ लिंक करती है। तो वैसे तो ये क्या है बेटा हमारे पास एक सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है, क्या है बेटा एनवायरमेंटल साइंस। तो ये एनवायरमेंटल साइंस से क्या हो गया बेटा, हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, तो जो एनवायरनमेंट है वो किससे लिंक कर गई बेटा, केमिस्ट्री से लिंक कर गई। तो ये क्या है बेटा इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, तो एक से ज़ायद शोबों के साथ इसका इल्हाक है। ठीक है, और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो ज़्यादातर डिपेंड करती है वो किस पर डिपेंड करती है बेटा, एनालिटिकल केमिस्ट्री पर करती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है बेटा, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम किसी भी सब्सटेंस की क्या है बेटा सिर्फ और सिर्फ शनाख्त करते हैं। ठीक है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम उस सब्सटेंस की क्या है बेटा क्वांटिटी के बारे में जानते हैं कि वो सब्सटेंस कितनी मिकदार में मौजूद है। तो इस तरीके से जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है वो ज़्यादातर डिपेंड करती है किससे बेटा, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो अगर एनालिटिकल केमिस्ट्री का इल्म होगा तभी हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को समझ सकेंगे, यानी कि माहौल में जो किस किस्म की केमिस्ट्री चल रही है उसको समझने के लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री का इल्म भी होना बेहद ज़रूरी है। तो अगर आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री का इल्म हो तो उसके साथ साथ क्या बेटा मैथमेटिक्स का इल्म भी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमें कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, स्टैटिक्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या बेटा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, एक से ज़ायद शोबों से इसका इल्हाक है। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा पॉल्यूटेंट क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो आलूदा करते हैं।
तो अ मटेरियल और एनर्जी, ठीक है। तो पॉल्यूटेंट क्या होता है बेटा, मटेरियल भी हो सकते हैं और एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो सोचिए अगर कोई हवा में हमारे कोई मटेरियल आता है, कोई गैस आता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, मटेरियल कहलाएगा। इसी तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में किसी एनर्जी का इजाफा होता है, ठीक है, तो अगर वो एनर्जी बहुत ज़ायद है तो वो भी क्या कहलाएगा बेटा, आपके पास पॉल्यूटेंट कहलाएगा, ठीक है। तो अ मटेरियल और एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस ऑफ द नेचुरल कंसनट्रेशन, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल और एनर्जी जो नेचुरल कंसनट्रेशन से ज़ायद मिकदार में हमारे मौजूद है, ठीक है, और वो क्या बेटा ख़तरनाक इफेक्ट डालती है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, पॉल्यूटेंट कहेंगे, ठीक है। तो ऐसा मटेरियल, ठीक है, या एनर्जी जो कि ज़ायद अमाउंट में मौजूद है, नेचुरल कंसनट्रेशन है, तो कुदरती तौर पर उसकी सोचे मिसाल के तौर पर एक फिक्स परसेंटेज है, ठीक है ना, अगर वो उससे ज़ायद अमाउंट में पाई जाती है और उसके बुरे असरात जो है वो मुरतब होते हैं, ठीक है, तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहेंगे बेटा, पॉल्यूटेंट कहेंगे। और इस अमल को क्या कहेंगे बेटा, पॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। यानी पॉल्यूटेंट को फैलाने के अमल को, ठीक है, पॉल्यूटेंट को फैलाने के अमल को हम क्या कहेंगे बेटा, पॉल्यूशन यानी आलूदगी कहेंगे, ठीक है। तो दिस पॉल्यूशन क्रिएट हार्मफुल इफेक्ट ऑन एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये पॉल्यूशन होता है एक ख़तरनाक जो है वो असरात जो है वो क्रिएट करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो इसीलिए जैसे हमारे पास बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर इजाफी है तो ये सब क्या है बेटा, ख़तरनाक गैसेज हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को क्या है बेटा, आलूदा करती हैं। तो अक्सर बेशतर आपने सुना होगा कि हमें अक्सर बेशतर कहा जाता है कि बेटा हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल कम करना चाहिए, ठीक है, यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन होती है, ठीक है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को क्या कर रही है बेटा, डैमेज कर रही है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या बेटा, हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसमें इजाफा होता है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक पॉल्यूशन है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को जो है वो नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो आज बेटा सबसे पहले आप देखते हैं बेटा एटमॉस्फेयर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर को देखते हैं, तो एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन को देखते हैं, ठीक है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस, ठीक है, कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो हमारा अर्थ जो है वो मुख्तलिफ किस्म के लेयर ऑफ गैसेस से घिरा हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस पिक्चर में देखें, ठीक है, अर्थ है तो इसके सिवाय बेटा साइडों में गैसेस की लेयर मौजूद है। तो अगर आप इस पिक्चर में देखें तो आपको 5 लेयर देखेंगे। कितनी लेयर देखेंगे बेटा, 5 लेयर देखेंगे। तो क्या इन पांचों लेयर में जो गैसेस की कंसनट्रेशन है वो क्या है बेटा, डिफरेंट होती है। तो गैसेस की कंसनट्रेशन सबसे अर्थ के सरफेस की तरफ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या है बेटा, हाइट में इजाफा होता जाएगा तो गैसेस की कंसनट्रेशन में कमी वाक़ई होती जाएगी। तो इस हिसाब से क्या है बेटा, गैसेस की मुख्तलिफ लेयर्स बनाई गई हैं। तो मुख्तलिफ लेयर्स में क्या है बेटा, गैसेस के जो टेम्परेचर है वो भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना, अभी हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब इस एटमॉस्फेयर का काम क्या है, ठीक है, इस एटमॉस्फेयर का काम है बेटा हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, जो एक्स्ट्रा सनलाइट है, यूवी रेडिएशन है, उनसे हमें बचाना, ठीक है। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अर्थ लाइक अ बिग ब्लैंकेट ऑफ इंसुलेशन, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर क्या है बेटा, लाइक अ बिग ब्लैंकेट ऑफ इंसुलेशन। यानी इंसुलेशन क्या होती है बेटा, जिसमें क्या है बेटा, एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती एक जगह से दूसरी जगह। तो जो एटमॉस्फेयर मौजूद है तो वो सन से आने वाली ख़तरनाक रेजेस को रोकता है, ठीक है। तो काम करता है कैसे बेटा, लाइक अ बिग ब्लैंकेट ऑफ इंसुलेशन। तो हीट एनर्जी को ज़्यादा मकदार में अर्थ की जानिब आने नहीं देता बल्कि उसको रोकता है, ठीक है। तो इट एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सन एंड कीप्स द हीट इनसाइड द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो सन से आने वाली हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और जो हीट एनर्जी अर्थ में मौजूद है, ठीक है, उसको क्या करेगा, उसको रोकेगा, इसको एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहने देगा। क्योंकि ये क्या काम कर रहा है बेटा, एक इंसुलेशन का काम कर रहा है एटमॉस्फेयर। तो जब ये एक इंसुलेशन का काम कर रहा है तो बाहर से, ठीक है, सन रेस को आने भी नहीं देगा ज़्यादा मकदार में, और इसी तरीके से जो हीट एनर्जी अर्थ में आ चुकी है उसको जाने भी नहीं देगा, क्योंकि ये काम कर रहा है एक इंसुलेशन का, ठीक है। एंड हेल्पिंग द अर्थ टू स्टे वार्म। तो अर्थ का क्या है बेटा, गर्म रहना भी ज़रूरी है। तो अगर क्या है बेटा, अर्थ गर्म नहीं रहेगी तो सर्दी में क्या है बेटा, ठंड में बहुत इजाफा हो जाएगा, ठीक है। द बिग ब्लैंकेट ऑल्सो हेल्प्स टू फॉर्म अवर वेदर पैटर्न एंड क्लाइमेट। तो क्या है बेटा, इसी बिग ब्लैंकेट में ऐसा क्या है बेटा, हमारे वेदर का एक पैटर्न बनता है, एक क्लाइमेट का जो है वो पैटर्न बनता है। तो वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क है, तो वेदर जो है बेटा ये शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म सीजन होता है, ठीक है। तो जैसे कि आज बारिश हो रही, कल बारिश नहीं हो रही, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, वेदर कहलाएगा। और क्लाइमेट क्या है बेटा, ये एक लॉन्ग टर्म सिस्टम है, ठीक है। जैसे कि हमारे किसी जगह में ऐसा होता है कि बेटा वहाँ पे खुश्की चल रही है, पूरे सालों साल क्या बेटा खुश्की चल रही है, तो वो वहाँ का क्या कहलाएगा बेटा, क्लाइमेट कहलाएगा। या कुछ ऐसी जगह जहाँ पे क्या है बेटा, नमी बहुत ज़्यादा होती है तो और नमी कंटिन्यूसली होते रहती है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, वहाँ का क्लाइमेट
कहलाएगा। तो वेदर जो है वो शॉर्ट टर्म सिस्टम है, ठीक है, और क्लाइमेट क्या है बेटा, एक लॉन्ग टर्म सिस्टम है जो कि एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। तो ये तमाम चीज़ें क्या है बेटा, यानी कि जो आपके पास एटमॉस्फेयर है तो ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से वेदर और क्लाइमेट भी क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम क्या है बेटा अपने एरिया को छोड़ के किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ का क्लाइमेट जो है हमारे एरिया से बिल्कुल डिफरेंट है, तो हमें क्या है बेटा वहाँ पर रहने में मुश्किलात आ सकती है। लेकिन अगर सिर्फ वेदर थोड़े दिन के लिए तब्दील हुआ तो हमें कोई मुश्किलात नहीं आएगी, ठीक है। या अगर हम जहाँ रह रहे हैं तो यहाँ का क्लाइमेट अचानक बिल्कुल तब्दील हो जाए तो भी हमें रहने में मुश्किलात होगी, क्योंकि हम इस क्लाइमेट के आदी नहीं हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट क्या बेटा, एक लॉन्ग टर्म सिस्टम है। तो ऑल दिस थिंग आर इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ एंड अर्थ इकोलॉजी। तो ये एटमॉस्फेयर, वेदर और क्लाइमेट अर्थ की इकोलॉजी के लिए बहुत अहम है, ठीक है। तो अर्थ में क्या बेटा इंसान रहते हैं, इंसान के ताल्लुक एनवायरनमेंट से है, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, अर्थ की इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो अब जो एटमॉस्फेयर है वो एक्सटेंड कहाँ से होता है, तो जहाँ से आप खड़े हुए, तो जहाँ पे आप बैठे हुए, तो यहाँ से क्या है बेटा एटमॉस्फेयर आपका शुरू हो जाता है, ठीक है, और काफ़ी हाइट तक जाता है। तो इट एक्सटेंड कंटिन्यूसली फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है, डजंट एट अ स्पेसिफिक प्लेस, ठीक है। तो अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है वो यहीं से शुरू हो जाती है, अर्थ की सरफेस से, और काफ़ी हाइट तक जाती है, लेकिन एक इसका कोई स्पेसिफिक एंड नहीं बता सकते कि ये कहाँ पे ख़त्म हो रही है। लेकिन इसकी रेंज बताई जाती है बेटा किलोमीटर में, जो कि उससे क्या है बेटा कुछ आगे पीछे भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन कोई इसका स्पेसिफिक प्लेस नहीं है कि हम बता सकें कि बेटा यहाँ पे पहुँचने के बाद जो है वो एटमॉस्फेयर जो है वो ख़त्म हो जाएगी इतने किलोमीटर में, ठीक है। तो थोड़ी कमी बेशी की गुंजाइश जो है वो मौजूद रहती है। तो देयर इज़ नो क्लियर बाउंड्री बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर के बाद क्या आएगा बेटा, आपके पास एक आउटर स्पेस आएगा जहाँ पे कोई गैसेज मौजूद नहीं होगी, ठीक है, जो कि क्या कहलाती है, स्पेस कहलाती है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस के दरमियान कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री क्या है बेटा, जैसे कि ये एटमॉस्फेयर ख़त्म, ये आउटर स्पेस, ये एटमॉस्फेयर, ये आउटर स्पेस, तो इस किस्म की कोई बाउंड्री मौजूद नहीं है। तो ये क्या है बेटा, चेंज होती रहती है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं बेटा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन में कौन कौन सी गैसेज जो है वो शामिल है और किस गैस की परसेंटेज जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या बेटा हमारे पास, इट इज़ मेड अप ऑफ नाइट्रोजन। तो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है परसेंटेज में, वो पाई जाती है बेटा नाइट्रोजन, ठीक है, 78.09%, ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं बेटा उसके साथ साथ नाइट्रोजन भी जो है वो हमारे फेफड़ों तक जाती है, लेकिन जो नाइट्रोजन है ये हमारी ज़रूरत नहीं है, तो ये इसी तरीके से वापस जो है इसका अखराज हो जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो ज़रूरत है वो किसी ज़रूरत है बेटा, प्लांट्स की ज़रूरत है। हमारी ज़रूरत क्या है बेटा, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है बेटा 20.95%, ठीक है। और इसी तरीके से क्या है बेटा, अगर आप हाइट पे चले जाएं, ठीक है, तो अर्थ की ये सरफेस है, तो अगर आप अर्थ की सरफेस से काफ़ी हाइट पे चले जाएं तो वहाँ पे क्या बेटा इन गैसेस की जो परसेंटेज है इसमें कमी वाक़ई होगी, ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो अगर आप हाइट में जाएंगे तो वहाँ पे क्या है बेटा, ब्रीथिंग में मसला हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो इन गैसेस की परसेंटेज है उसमें कमी वाक़ई होगी, ठीक है। तो ज़्यादातर जो गैसेस है वो अर्थ की सरफेस की जानिब होती हैं, ठीक है। तो हाइट के पर जाने में क्या होगा बेटा, गैस की तादाद में यानी गैस की कंसनट्रेशन में कमी वाक़ई होगी, तो इसकी परसेंटेज में भी कमी वाक़ई होगी, ठीक है। और इसके अलावा कुछ सम अमाउंट में क्या है, हमारे पास आर्गॉन पाया जाता है, ठीक है। तो आर्गॉन की परसेंट है 0.93%, ठीक है। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03%, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन है वो कम से कम रहनी चाहिए, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, जो हमारे एनवायरनमेंट में बुरे असरात जो है वो मुरतब करती है। इसके अलावा बेटा हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ कंडीशन में कभी कभी वाटर वेपर ज़्यादा भी होते हैं और कभी वाटर वेपर जो है वो कम भी होते हैं, यानी कि इसमें क्या बेटा तब्दीलियाँ या चेंजिंग आती रहती हैं, ठीक है। और इसके अलावा मुख्तलिफ गैसेज भी होती हैं जिनका जिक्र आगे आके होगा, ठीक है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ अदर गैसेज लाइक नियॉन, ठीक है, नॉन रिएक्टिव गैस, हीलियम नॉन रिएक्टिव गैस, और हाइड्रोजन जो है ये फ्लेमेबल गैस है, इसमें आग लगती है, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ तादाद में ये गैसेज मौजूद है, लेकिन इसकी परसेंटेज बहुत ही कम होती है जिसको शो नहीं किया गया, ठीक है। डेट आर द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर बट इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है। और इसी तरीके से कुछ सॉलिड पर्टिकुलेट है, यानी कुछ सॉलिड के ज़रात, जैसे कि ऐश, डस्ट, वोल्केनिक ऐश, ठीक है। तो डस्ट हो गया, ठीक है। इसी से वोल्केनिक ऐश, जो वोल्केनो को जलने से जो हमारे पास कुछ डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं तो उसको हम कहेंगे बेटा वोल्केनिक ऐश, ठीक है। और आल्सो अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो सॉलिड पर्टिकुलेट भी क्या है बेटा, हमारे एटमॉस्फेयर के क्या है बेटा पार्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में, तभी इसी को यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखी गई। तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन मौजूद होता है बेटा, नाइट्रोजन और
ऑक्सीजन और उसके बाद आर्गॉन और कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी की कोई परसेंटेज हमारे पास मौजूद नहीं है, यानी कि उसकी परसेंटेज जो है वो बहुत कम होती है। ठीक है, इस तरीके से बेटा आपने जाना कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में कि कौन कौन सी गैसेज और क्या क्या मिलके जो है हमारे एटमॉस्फेयर को बनाते हैं। अब इसी तरीके से बेटा हम देख लेते हैं बेटा लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जैसा कि आप जान चुके हैं कि बेटा एटमॉस्फेयर की 5 लेयर है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर की 5 लेयर में पहली लेयर है बेटा ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस के साथ जो टच है, ठीक है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, तो आप अर्थ की किस लेयर में मौजूद है? तो आप अर्थ की लेयर में मौजूद है ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, आप अर्थ की कौन सी लेयर में मौजूद है बेटा? ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है बेटा स्ट्रेटोस्फेयर। तो अगर आप इस पिक्चर में देखें, ट्रोपोस्फेयर का एक रीजन खत्म होगा 12 किलोमीटर का। ठीक है, तो उसके बाद शुरू हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? ठीक है, तो फिर इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर का रीजन खत्म होगा तो शुरू हो जाएगा बेटा मीजोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आएगा मीजोस्फेयर। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेयर चलेगा बेटा 12 किलोमीटर के बाद से 55 या 50 किलोमीटर तक। ठीक है, जो ट्रोपोस्फेयर है वो चलेगा आपके पास 0 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक। ठीक है, और 12 किलोमीटर के बाद से स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होगा, 50 किलोमीटर तक ये चलेगा। तो स्ट्रेटोस्फेयर के बाद बारी आएगी बेटा मीजोस्फेयर की। तो मीजोस्फेयर को भी छोड़ देते, बस इतना याद रखें, क्योंकि हमारे जो कोर्स में पढ़ना है हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को पढ़ना है। मीजोस्फेयर को इतना तफसील से नहीं पढ़ना और थर्मोस्फेयर को भी तफसील से नहीं पढ़ना। ठीक है, तो इन दोनों लेयर्स को हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में तफसील से। तो मीजोस्फेयर के बाद आता है बेटा थर्मोस्फेयर। ठीक है, और थर्मोस्फेयर के बाद आता है एक्सोस्फेयर। तो ये क्या है बेटा? अर्थ की आखिरी लेयर है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इन पांचों लेयर में क्या है बेटा? टेम्परेचर में क्या होता है बेटा? वेरिएशन होता है, यानी टेम्परेचर में तब्दीलियाँ होती हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर कुछ होगा और यहाँ का टेम्परेचर कुछ होगा। ठीक है, तो आए पहले इसको पढ़ते हैं बेटा। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 मेजर लेयर। ठीक है, तो अर्थ की एटमॉस्फेयर को 5 लेयर में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अपवर्ड। ठीक है, तो जो अर्थ की लेयर है वो कहाँ से एक्सटेंड हो रही है बेटा? नीचे से, अर्थ की सरफेस से कहाँ? ऊपर की जानिब जो है वो एक्सटेंड हो रही है। तो ज़मीन के सबसे करीब ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर। और एक्सोस्फेयर के बाद क्या आएगा बेटा? आपके पास आउटर स्पेस आएगा। एक्सोस्फेयर के बाद क्या आएगा बेटा? आउटर स्पेस। लेकिन इसकी कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है एक्सोस्फेयर और आउटर स्पेस के दरमियान में, कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है, इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है, तो दिस लेयर आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो इन लेयर्स को जो क्लासीफाई किया गया, ठीक है, ऐसा नहीं कि बेटा कुदरती तौर पे ये लेयर अलग है तो वहाँ पे ये सब सेटअप हुआ हुआ है। तो इन लेयर्स को हमने डिवाइड किया। ठीक है, किस बुनियाद पे बेटा? टेम्परेचर की बुनियाद पे और डेंसिटी ऑफ गैस की बुनियाद पे। तो इन पांचों लेयर में क्या है बेटा? टेम्परेचर में वेरिएशन होता है। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ गैस से भी क्या होता है बेटा? वेरिएशन होता है। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी ऑफ गैस पाई जाती है वो ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, तो जैसे जैसे हाइट में इजाफा होता है, वैसे वैसे गैस की जो डेंसिटी है उसमें कमी वाक़ई होती जाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं बेटा, द डेंसिटी ऑफ कंपोनेंट ऑफ गैसेस डिक्रीजेस ग्रेजुअली अपवर्ड। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे डेंसिटी ऑफ गैसेस में कमी वाक़ई होगी। डेट रिजल्ट इन ग्रेजुअल डिक्रीज इन प्रेशर। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो गैसेस की डेंसिटी में कमी वाक़ई होगी, तो गैसेस के प्रेशर में भी कमी वाक़ई होगी। तो सबसे ज़्यादा जो एयर का प्रेशर होगा वो अर्थ के सरफेस की जानिब होगा, और जितने हाइट में जाएंगे तो एयर प्रेशर में क्या है बेटा? कमी वाक़ई होगी। तो एयर प्रेशर में कमी वाक़ई होगी तो सांस लेने में भी दुश्वारी होगी। ठीक है, इस बात को याद रखना है। यानी कि जो अर्थ की सरफेस यानी सी लेवल पे जो एयर प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, लेकिन अगर आप हाइट में जाएंगे तो एयर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो है वो कमी वाक़ई होगी, क्योंकि वहाँ पे जो गैस की तादाद है वो कम होगी और अर्थ की सरफेस की जानिब गैस की तादाद जो है, कंसनट्रेशन जो है, वो डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बट टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर डज नॉट चेंज इन ग्रेजुअल वे। जो टेम्परेचर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर की लेयर का, ये ग्रेजुअली चेंज नहीं होता। जैसे कि अगर आप ऊपर जाएं तो प्रेशर में क्या है बेटा? कमी वाक़ई हो रही है। ऊपर जाने में क्या है बेटा? अर्थ की लेयर में प्रेशर में कमी वाक़ई हो रही है। लेकिन टेम्परेचर में ऐसा नहीं होगा। टेम्परेचर में ऐसा होगा भाई ऊपर जा रहे कम हो रहा है, ऐसा हो सकता है टेम्परेचर में दोबारा इजाफा हो जाए, फिर ऊपर जाए कम हो, फिर दोबारा इजाफा हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें आप आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है, तो आज तो उसके लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। बट द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर डज नॉट चेंज इन ग्रेजुअल वे, इट वेरीज इन अ कॉम्प्लेक्स वे। तो इन कॉम्प्लेक्स वे को हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा इस वीडियो नंबर 1 में आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर और लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में काफ़ी बातें समझ में आ गई होंगी।
तो आने वाली वीडियोस में हम स्टडी करेंगे बेटा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को तफसील से, जैसे हम पढ़ेंगे ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियान फ़र्क को। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।